हेडिंग डालेंगे इंड एएस 40 न्यू, ये न्यूली इंट्रोड्यूस किया है फॉर सीएमए फाइनल। इंड एएस 40 रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इंड एएस 40 which is relates to इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड एएस 40 is to prescribe the accounting treatment of investment property। यानी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, उसके पास क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो आप अपनी बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इस बात को कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करेगा ये इंड एएस। तो अब सबसे पहले बात आती है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, इसने बोला कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपने हेल्ड कर रखी है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो यहां से हमारे पास पॉइंट नंबर 2 आता है। लिखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मींस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी held to earn income but not from sale और यूज। देखिएगा बहुत बेसिक सी डेफिनेशन इन्होंने दी, कोई भी प्रॉपर्टी, यानी अंडरलाइन करते चलेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा, आपने उसको इनकम कमाने के लिए हेल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन ये इनकम ना तो उसको बेचकर कमाने का आपका ऑब्जेक्ट है और ना उसके यूज करने के द्वारा आपको अपनी इनकम कमानी है। तीन बातें इन्होंने यहां पर बोली। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी को आपने इनकम कमाने के ऑब्जेक्ट से हेल्ड किया हुआ हो, लेकिन वो इनकम कमाने का जो ऑब्जेक्ट है वो सेल और यूज नहीं होना चाहिए। यानी अब तीन टर्म्स को आपको समझना है। पहला प्रॉपर्टी का मीनिंग, दूसरा इनकम का मतलब क्या है, और फ्रॉम सेल और फ्रॉम यूज का मतलब क्या है। लिखेंगे नोट,
प्रॉपर्टी मीन्स, सबसे पहले इन्होंने बताया, इस इंडेस ने बोला कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। बहुत छोटी सी लिस्ट थी। प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कोई हिस्सा। बस प्रॉपर्टी में यहां पर केवल एक बहुत छोटी सी लिस्ट को इंक्लूड किया गया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई लैंड हेल्ड कर रखी है, बिल्डिंग हेल्ड कर रखी है, या दोनों है उसके पास, या बिल्डिंग का कोई एक हिस्सा है उसके पास, तो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स दीज फोर टर्म्स: लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बोथ, और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। आइएगा, नोट, इनकम मीन्स, इनकम मीन्स रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है हेल्ड विथ द इंटेंशन held with the intention that in future its value get increased। लीजिए, तो अब ये क्या बोल रहा है कि इनकम जो आपको कमानी है, या तो वो उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देने से कमानी है, या वो इनकम होनी चाहिए उसके कैपिटल एप्रिसिएशन की वजह से। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपने किसी भी प्रॉपर्टी को इस इंटेंशन से होल्ड किया हुआ है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपका उस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि ताकि मैंने आज इसको खरीद लिया और फ्यूचर में इसकी क्या हो जाए, वैल्यू में इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी में कैपिटल एप्रिसिएशन होना। यानी कोई भी लैंड, बिल्डिंग, या बोथ, या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, अगर आपने रेंटल इनकम कमाने के ऑब्जेक्ट से या उसमें फ्यूचर में कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाने के इंटेंशन से अगर आपने होल्ड किया है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी, और उसकी अकाउंटिंग इंड AS 40 के अकॉर्डिंग की जाएगी। नोट, held for use, held for use। सर, हाँ जी, आपने कहा वैल्यू इंक्रीज होगी, तो वैल्यू इंक्रीज का फायदा अपने को तभी मिलेगा जब अपने सेल परचेज करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल।
तो आपने तो सेकंड पॉइंट में कहा था ना सेल से इनकम वो नहीं सेल अभी मैंने मानेंगे। डिस्कस नहीं किया ना कि उस सेल का मीनिंग क्या था। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है मेरा जो इंटेंशन है ना वो खरीदने और बेचने का नहीं है। अभी मैं बताऊंगा सेल का मतलब यहां क्या लिया है। ओके सर। इफ एनी प्रॉपर्टी, if any property held for production of goods, supply of services, or for administrative purpose, or for administrative purpose, it will be treated as PPE, property, plant and equipment, as per Ind AS 16. हेल्ड फॉर यूज का मतलब क्या है? अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी, नहीं पिछला पेज हो चुका है, एक स्क्रीनशॉट ले लो। समझना, अगर आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का यूज किसी भी अपने बिजनेस के लिए बेसिकली कर रहे हैं, आप गुड्स के प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई करने के लिए कर रहे हैं या फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर पीपीई का इंड एस लग जाएगा। जो आपका एस 10 है रिवाइज्ड, वही का वही बिल्कुल इंड एस 16 है। तो हेल्ड फॉर यूज का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी को हेल्ड किया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए और फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, देन इट विल बी ट्रीटेड एज पीपीई। फिर उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। नोट, सेल here means लिखो, इफ एनी प्रॉपर्टी held for sale in ordinary course of business, ordinary course of business, then this will be treated as inventory and covered under Ind AS 2। सेल का मतलब है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से, यानी अगर आप बिजनेस ही किस बात का करते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने का, आपका बिजनेस ही क्या है, बिल्डिंग को खरीदना और बेचना, ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब आपके पास ईयर एंड में कई सारी प्रॉपर्टी बची हुई हैं, तो उनका जो वैल्यूशन होगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि अगर आप बिल्डिंग का सेल और परचेस का वर्क ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं तो अब ये आपकी क्या मानी जाएगी, इन्वेंट्री मानी जाएगी, और ये इंड एस 2 में आपका कवर हो जाएगा। तो यानी अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझिएगा। पूरी इस प्रॉपर डेफिनेशन को अगर हम वापस से एनालाइज करें तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी रेंटल इनकम कमाने या कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पस से हेल्ड की हुई है तो उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा। बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर यूज, जिसको आपने हेल्ड फॉर यूज के लिए रखा हुआ है या हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बोलो डेफिनेशन क्लियर है? बिल्कुल, वापस से सुन लेना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, बट इट डज नॉट इंक्लूड प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज करने के लिए जो प्रॉपर्टी हेल्ड की है आप वो नहीं लोगे, और हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसे, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन जो होगा तो वो भी फ्यूचर में बेचने से ही मिलेगा, बट यहां पर सेल का मतलब है आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसको खरीदने और बेचने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो इन्वेंट्री के रूप में कवर होगा जो कि इंड एस 2 में आप कवर कर चुके हो। तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो हमारा ये जो इंड एस 40 है ये इन्हीं प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बताएगा कि अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो आप उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल के लिए, लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पस से कोई लैंड आपने ले रखी है, लैंड हेल्ड फॉर अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज। आपने एक लैंड तो ले रखी है लेकिन अभी तक उसका फ्यूचर में क्या यूज करोगे ये डिटरमिन ही नहीं किया हुआ है। आपने एक लैंड परचेस कर ली, अब आपको नहीं पता कि इस लैंड का आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, अनडिटरमिन्ड, अभी तक सोचा नहीं गया है, तो तब तक वो लैंड भी क्या मानी जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही कवर होगी। बिल्डिंग लीज्ड आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज, अंडर ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो प्योरली रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी अगर आपने एक बिल्डिंग को ऑपरेटिंग लीज के तहत दिया है तो इसका मतलब आपने उस बिल्डिंग को
इसलिए रखा हुआ है ताकि आप उससे रेंटल इनकम कमा सको, तो इट विल बी कवर्ड अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। vacant building held to be leased out, held to be leased out under ऑपरेटिंग लीज। ये लीजिए, आपके पास कोई बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है अभी, लेकिन आपने उस बिल्डिंग को इसी पर्पस के लिए रखा हुआ है कि आप उसे ऑपरेटिंग लीज के तहत दोगे, तो वो वेकेंट बिल्डिंग जिसका ऑब्जेक्ट उस बिल्डिंग को ऑपरेटिंग लीज पर देना है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ही कवर होगा। लैंड जिसका ऑब्जेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है, लैंड जिसका फ्यूचर यूज अभी तक डिटरमिन ही नहीं है, बिल्डिंग जिसको कि आपने ऑपरेटिंग लीज के तहत दे दिया है, कोई भी बिल्डिंग जिसे आपने हेल्ड किया हुआ है कि आप इसे ऑपरेटिंग लीज पर दोगे, अभी तक दिया नहीं है, बट द इंटेंशन कि आप इसको क्या करोगे, ऑपरेटिंग लीज पर दोगे, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा। और एक और है, वो मैं यहीं लिख देता हूं, लिखेंगे प्रॉपर्टी that is being constructed or developed for future use as investment property। as ये लीजिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी कंस्ट्रक्ट होनी है या डेवलप्ड होनी है फ्यूचर पर्पस के लिए, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसका, वो हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए, कि आपने एक प्रॉपर्टी को डेवलप किया है टू बी यूज्ड टू अर्न रेंटल इनकम, या आपने उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट किया या डेवलप किया है ताकि जब उसकी वैल्यू में क्या हो, कैपिटल एप्रिसिएशन हो, तो आपको उसका फायदा मिले। तो दीज आर दी एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स पर बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी, बस प्रॉपर्टी का मतलब ध्यान रखना, लैंड, बिल्डिंग, बोथ या अ पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग, उसी को यहां पर क्या किया गया है, स्पेसिफिकली एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने कवर किया हुआ है। पॉइंट नंबर 4, examples which are not investment property, which are not इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे एग्जांपल्स की हम बात करते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती हैं।
प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं माना जा रहा है। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल, property held for sale in ordinary course of business ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है बेचे जाने के ऑब्जेक्ट से, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगी। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड ऑब्लिक डेवलप्ड, property constructed oblique developed on behalf of third party, on behalf of थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी के लिए आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की है और डेवलप की है तो बेसिकली वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाता है। तो इसलिए हम उसे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी which is known as owner occupied property, owner occupied property। देखिए, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो आपका बेसिकली अगर मैं बोलूं इंड एएस 16 की प्रॉपर्टी, जहां पर आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना, जिसके आप ओनर हो। मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आपने अपने एम्प्लॉइज को रहने के लिए दी हुई है। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको रखा हुआ है, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि भाई वो बिक जाए। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि भाई ये प्रॉपर्टी बिक जाए, मेरे पास है, मेरी है, लेकिन ये वेटिंग फॉर द डिस्पोजल है। या मैं ऐसे बोलूं कि आपने कोई प्रॉपर्टी इसलिए रखी हुई है कि आप इसका फ्यूचर में डेवलपमेंट करोगे और डेवलपमेंट के बाद आप इसे खुद के लिए काम में लोगे, तो दैट विल बी कॉल्ड ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओनर ऑक्यूपाइड का मतलब हो गया कि आप अपने काम को करने के लिए इस प्रॉपर्टी को हेल्ड करके रखे हुए हैं। कहीं भी आपका इसका जो इंटेंशन है, ना तो रेंटल इनकम कमाना है और ना ही कैपिटल एप्रिसिएशन है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। आपने ही होल्ड किया हुआ है, एज अ ओनर किया हुआ है, लेकिन उसको आपको यूज करना है एज अ ओनर ऑक्यूपाइड। आप खुद रह रहे हो उसमें, आप डेवलपमेंट कर रहे हो ताकि फ्यूचर में आप उसको ऑक्यूपाई कर सको, या आपने एक बिल्डिंग को ऑक्यूपाई आपके एम्प्लॉइज के द्वारा करवा रखा है। इन सभी को हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करते हैं।
तो मेरे हिसाब से यहां तक पहुंचने के बाद आपको एक डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि ये जो इंड एज है ये किस पर अप्लाई होने वाला है। यानी अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास समराइज तौर पर 3 इंड एस होते हैं। देखिएगा, प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहला होता है हमारे पास इंड एस 2, जहां पर उस प्रॉपर्टी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा, इंड एस 16, जो कि आपका पीपी ही है। बेसिकली ये होता है ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी यूज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। लीजिए, और फिर तीसरा आपके पास आया इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट, जहां पर हमारे पास इंड एस 40 लगेगा, यानी टू अर्न रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, और बोथ। तो ये लीजिए, प्रॉपर्टीज पर हमारे पास 3 इंड एस एप्लीकेबल है। इंड एस 2 ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को लेकर, इंड एस 16 जो कि हमारी ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बनेगी, यानी हम खुद के लिए उसे यूज ले रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। और थर्ड वन इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इस इंडेस में आप केवल इसकी अकाउंटिंग सीखने वाले हो कि अगर आपकी प्रॉपर्टी क्लासिफाइड हो चुकी है एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो आप उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग कैसे करोगे। बताइए, यहां तक कोई बात आपको पूछनी हो तो बताएं। क्लियर है डेफिनेशन पार्ट बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा और आगे एक टॉपिक लेते हैं, पॉइंट नंबर 5। ये कल तक कंप्लीट होगा पूरा। लिखेंगे ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी। ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी यानी हेल्ड फॉर मोर देन वन पर्पस, मोर देन वन पर्पस। इसको समझिएगा, ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। देखो, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपके साथ बात करता हूं। ये कोई मिस्टर ए के पास एक बिल्डिंग है।
ये है मिस्टर ए, ये जो बिल्डिंग इनके पास है, दिस इज ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये जो ग्राउंड फ्लोर है, इन्होंने इस ग्राउंड फ्लोर को रेंट पर दे रखा है, और फर्स्ट फ्लोर पर ये अपने यूज के लिए, यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन्होंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए प्रॉपर्टी को लिखा हुआ है, इस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी। यानी व्हाट डज इट मीन, वेयर द प्रॉपर्टी हेल्ड partly used as a investment property and partly used as other than investment property। बताइए, क्या ग्राउंड फ्लोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना जाएगा? ग्राउंड फ्लोर का जो ऑब्जेक्ट था, क्या वो था आपकी रेंट पर दे रखा है, तो रेंटल इनकम कमा रहे हो, और यहां पर आप क्या कर रहे हो, अपनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहे हो। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी बोला जाता है। और देखिएगा, पॉइंट समझ आ रहा है? ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी का मतलब है उसके यूज एक से ज्यादा है। ये एक बिल्डिंग है, 9 स्टोरी बिल्डिंग। नाइन स्टोरेज बिल्डिंग है आपके पास। ठीक है, आपने क्या कर रखा है, इसके ये जो 4 फ्लोर हैं, ये तो लीज पर दे रखे हैं, ये तो ऑपरेटिंग लीज पर दे रखे हैं। फिर उसके बाद ये 5, 6 और 7, ये जो 3 फ्लोर हैं, ये आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए ले रखे हैं, और 8 और 9 आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आपने बनाया हुआ है। क्या ये बिल्डिंग ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी में कवर हो गई? हाँ जी, ये आपकी ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी हो गई। यानी बेसिक डेफिनेशन क्या है, ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी का मतलब ये है वो प्रॉपर्टी जो कि आपने एक से ज्यादा यूज के लिए होल्ड की हुई है। मे बी उसमें कुछ हिस्से को आपने रेंटल पर्पस के लिए रखा हुआ है, कुछ को एप्रिसिएशन पर्पस से रखा हुआ है, और कुछ को आपने अपने गुड्स के प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है। अब बात ये आती है कि अगर किसी भी पर्सन के पास कोई भी ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी है, तो उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करोगे? तो देखिएगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, लिखवा मैं कल दूंगा। अगर वो ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी में आप उनको सेपरेट कर सकते हो, यानी जितने भी पोर्शन हैं, दीज आर सेपरेबल। सेपरेबल का मतलब क्या है, उन्हें सेपरेट सेपरेट लीज पर दिया जा सकता है, सेपरेट सेपरेट आप उन्हें रेंट पर दे सकते हो, या आप सेपरेट तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस हिस्से को ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह से ट्रीट करोगे, वो तो इंड एएस 16 में कवर होगा, और जिसको आप रेंटल इनकम या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए यूज करोगे, उसकी अकाउंटिंग इंड एएस 40 के तहत होगी।
प्रॉपर्टी का ड्यूल यूज है, आप सेग्रीगेट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी से, सेपरेट सेपरेट किराए पर दिया जा सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि ओनर्स ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी है उसको तो इंड एस 16 में कवर करोगे, और जो प्रॉपर्टी आप रेंटल पर्पस से दे रहे हो उसको आप इंड एस 40 में कवर करोगे। ऑपरेटिंग लीज पर दी है, इंड एस 40 में कवर करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए दी है तो ओनर्स ऑक्यूपाइड हो गई, तो ये इंड एस 16 में कवर हो जाएगा। यानी मैं बात कर रहा हूं सिचुएशन 1, जो ड्यूल पर्पस प्रॉपर्टी है उनके जो पोर्शन है आपके पास वो सेपरेबल हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो अगर सेपरेट कर सकते हो तो जो पार्ट रेंटल इनकम पर्पस से लिया गया है इंड एस 40 में कवर कर दो, और जो पार्ट ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे आप इंड एस आप 16 में आप क्या करोगे, उसको कवर करोगे। बोली क्लियर है यहां तक सारी बातें? अच्छा, एक और बात सुन लेंगे, बस लिखेंगे कल इनको। अगर ये अनेबल टू सेपरेट है, अनेबल टू सेपरेट, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज 2000 स्क्वायर फीट, एक ही बिल्डिंग है, एरिया है 2000 स्क्वायर फीट। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब आपने क्या किया है, इसमें से 50 स्क्वायर फीट पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बना रखा है, और बाकी की 1950 स्क्वायर फीट ये आपने रेंट पर दे रखी है, लीज पर। यानी अब सुनना, ये सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अगर ये पोर्शन सेपरेबल नहीं है तो आप ये देखोगे कि जो पोर्शन आपने हेल्ड किया हुआ है फॉर यूज वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, बताइए मुझे। 2000 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग 50 स्क्वायर फीट एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है या इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है? बहुत छोटा है। देखिए इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि इतने परसेंट को सिग्निफिकेंट मानोगे, इतने परसेंट को इनसिग्निफिकेंट मानोगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट मैटर है। तो अगर ये एरिया जो मैंने यूज करने के लिए रखा हुआ है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, सप्लाई ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अगर ये इनसिग्निफिकेंट है तो एंटायर प्रॉपर्टी विल बी कवर्ड अंडर इंड एस 40। और अगर ये जो मैंने यूज करने वाला पोर्शन है ये मान लीजिए सिग्निफिकेंट है, ये 500 स्क्वायर फीट है, तो अगर सिग्निफिकेंट है तो कंप्लीट प्रॉपर्टी विल बी क्लासिफाइड एज पीपीई, यानी ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का जो क्राइटेरिया है वो या तो एरिया ऑक्यूपाइड हो सकता है या और कोई बेसिक रीजन हो सकता है, ये आपको अपने व्यू देने होंगे। अगर हम उस पोर्शन को सिग्निफिकेंट मानते हैं, कौन से पोर्शन को, जिसको हमने हेल्ड फॉर यूज रखा हुआ है, अगर आप उसे सिग्निफिकेंट मानते हो तो एंटायर प्रॉपर्टी विल बी कवर्ड ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और आप इंड एस 16 लगा दोगे। और अगर जो हेल्ड फॉर यूज का एरिया है, आपका जो हेल्ड फॉर यूज का एरिया है वो इनसिग्निफिकेंट है, तो एंटायर प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और आप इमीडिएटली उस पर आपका इंड एस 40 लगा दोगे। और ये जो सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट है इसका एक रीजनेबल बेसिस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जनरली ये एरिया ऑक्यूपाइड होता है, बट कोई और अदर रीजनेबल बेसिस भी हम ले सकते हैं।
Sir,